स्क्रीन शो हो गई है आपको? जी हो गई है। ओके। अच्छा, जो हमारा टेस्ट फेज का प्रोजेक्ट है वैसे बहुत सिंपल सा है, यानी कि आपका जो स्पेसिफिकली टेस्ट फेज है इट्स अ वेरी सिंपल वन। और इसमें तो हमने सिंपल एक यूज़र इंटरफेस बनाना है जिसमें यूज़र्स की लिस्ट शो हो रही हो, और एक बटन बनाना है जिस पे क्लिक करने से हमें सिर्फ वो यूज़र्स शो हो जिनकी सैलरी 10,000 से अबव है। दैट्स इट, दैट वाज आवर गोल। और एक हमने वो पेज बनाना था जिससे हम नया यूज़र ऐड कर सकें, जो कि हमने ये बना दिया। सो दैट्स इट। ये चीज़ हमने बनानी थी। एक दो हम जो रिक्वायरमेंट फाइल है वो भी पढ़ लेते हैं कि हमारी जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी। वन सेकेंड, इसमें आपका टेस्ट फेज की रिक्वायरमेंट फाइल मेरे पास बल्कि पड़ी हुई नहीं है, क्योंकि आई थिंक सो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड हुई थी। ओके, एनीवेज बहरहाल ये रिक्वायरमेंट थी आपकी कि हमने ये छोटी सी एक चीज़ बनानी है। आपने टेस्ट फेज की जो फाइल है वो डाउनलोड कर ली है? नहीं की। अच्छा, जैम्प का आपका मैं इशू साथ आ रहा साथ था। कर लेती हूँ। आ, अच्छा चलें, जैम्प का आपका इशू आ रहा था वो भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ कि जैम्प का क्या इशू है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो दो पेजेस हमने बनाए हैं तो इनका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड भी बता देता हूँ और इनकी कोडिंग भी मैं आपको शो करवा देता हूँ, यानी कि थोड़ा सा चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले जो हमारा पेज है, वन सेकेंड, हमारे पास पेज है जी टॉयमेनिया। ओके, सो जब हम अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो लॉन्च करने के लिए हमने क्या लिखना है, लोकल होस्ट स्लैश, और आपने अपनी जो प्रोजेक्ट को डाउनलोड किया था एलएमएस से, वो आपने जो फाइल्स जिधर भी रखी हुई है फोल्डर में, जिस फोल्डर में भी रखी हुई है, याद रखें उनको आपने जैम्प वाले फोल्डर के अंदर, एच टी डॉक्स वाले फोल्डर के अंदर किसी एक फोल्डर में बना के, किसी नया फोल्डर बनाना है या पहले से कोई बना हुआ है तो उसमें आपने इनको रखना है। तो मिसाल के तौर पे आपने एक फोल्डर बनाया है टॉय मेनिया के नाम से, तो आपने उसमें उसको अगर रखा है तो आपने अगर फिर उनको चलाना है वेब ब्राउजर में, उनको ओपन करना है, तो उसका तरीकाकार फिर ये होगा कि सबसे पहले काम तो आपने डेफिनेटली ये करना है कि जैम्प आपने चला के पहली दोनों चीज़ें आपने चला लेनी है। अपाचे सर्वर भी चला लेना है और आपने अपना जो है क्या कहते हैं उसको, माई एसक्यूएल सर्वर, इसको भी चला लेना है। ये दोनों जब ग्रीन हो जाएंगे उसके बाद आपने ब्राउजर में जाके लोकल होस्ट पहले लिखना है, और उसको अगर आप लिख के सिंपल क्लिक इंटर करेंगी तो आपके पास ये एक वेलकम पेज आ जाएगा जैम्प का, जिसके थ्रू आप अगर PHP माई एडमिन पे क्लिक करें तो आप जो है वो फ़ौरन से डेटाबेस में चली जाएंगी। दिस इज़ आवर डेटाबेस। और यहाँ पे डेटाबेस को जो रीस्टोर करने का तरीका है वो मैंने वीडियोस में पहले बता दिया है। आपने डेटाबेस को रीस्टोर भी कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे अपने ब्राउजर में लिखना है लोकल होस्ट और स्लैश जो भी आगे आपके प्रोजेक्ट वाले फोल्डर का नाम है जहाँ पे भी आपने वो फाइल्स कॉपी पेस्ट करके रखी थी। अब मैंने चूंकि F20 के अंदर टॉय मेनिया में रखी हुई है तो मैं जो है वो पूरा नाम लिख के इंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास जो प्रोजेक्ट की जो मेन फाइल है या लैंडिंग पेज जिसको बोलते हैं वो ओपन हो जाएगा। सो दिस इज आवर लैंडिंग पेज जो कि index.php कहलाता है। वजह उसकी है कि यहाँ पे अगर आप URL बार में देखें तो यहाँ पे आपको इसका कोई भी एड्रेस लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, यानी कि टॉय मेनिया के बाद आपको इसका URL एड्रेस लिखा हुआ कोई नजर नहीं आ रहा। ऐसी सूरत में जो पेज होता है उसका नाम इंडेक्स होता है। तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि जो फोल्डर में हमारी इंडेक्स वाली फाइल है इसको राइट क्लिक करके ओपन विद कोड, या अगर आपने नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल किया हुआ है तो एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, दोनों में से कोई एक ऑप्शन है उसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगी तो उसके उसमें आपके सामने ये आ जाएगी कोडिंग। अब इसमें जो हमारा HTML का वो बाकी सारी क्लासेस आपकी डेफिनेटली मैंने बता दी हैं आपको कि क्या चीज़ और किस तरह से है। होपफुली वो आपने वीडियोस देख ली होंगी। उसमें ये सारी जी मैंने मैंने देख लिए डिटेल सारे। से इंस्ट्रक्शंस ऑफ कोर्स बताई हैं कि HTML का टैग क्या होता है, हेडर का टैग क्या होता है, टाइटल का टैग और लिंक टैग और ये सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करता ये हूँ जहाँ से। HTML के साथ जी जी। ये HTML के साथ डॉक टाइप क्यों लिखा हुआ है? ये चीज़ बेसिकली एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, यानी कि हम ये बताना चाह रहे होते हैं अपने वेब ब्राउज़र को कि हमारा जो ये पेज है ये HTML की कोडिंग अपने अंदर कंटेन करता है। ये हमारे जो कुछ पुराने वर्जन्स हैं इंटरनेट ब्राउजर्स के उनके लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप इसको इवन दो डिलीट भी कर दें फिर उसके बाद सेव करके यहाँ पे जाके मैं 5 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे और सिवाय इसके कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये थोड़ा सा नाम
स्पेलिंग्स इनकी चेंज हो गई हैं। अभी आपने इनकी स्पेलिंग्स देखी हैं, अभी जाके मैं अगर ये चीज़ दोबारा लिख के और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा टेक्स्ट स्टाइल मेरा चेंज हो जाता है। अदर देन दैट कुछ भी इसका इफेक्ट नहीं है। तो ये अगर आप नाम भी लिखें तो ये दैट्स इट, टेक्स्ट स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन और कुछ भी नहीं है। तो अच्छा, इससे भी पहले हमने एक काम ये किया कि PHP की कोडिंग के जरिए से हमने डेटाबेस वाली जो फाइल है, डेटाबेस कनेक्शन वाली टू बी स्पेसिफिक, वो हमने इंक्लूड कर ली है अपने इस पेज के अंदर, क्योंकि हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन तो बनाना था। तो हमने जो डेटाबेस कनेक्शन वाली फाइल है उसको इंक्लूड किया। फिर हमने बाकी आगे HTML की सारी कोडिंग स्टार्ट की। हमने डिव बनाया, उसको हमने आईडी असाइन की। आईडी और क्लास सेम चीज़ होती है। ये मैं CSS वाले टॉपिक में लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि CSS की डिज़ाइनिंग कैसे अप्लाई जी। करते हैं। उसके बाद हमने एक और डिव बनाया, उसकी हमने नैव बार वाली आईडी रखी। उसके अंदर हमने 2 एंकर टैग्स लगाए। ये एंकर टैग्स ये भी, नेव बार क्या है? नैव बार हमने डिज़ाइन का नाम रखा है ना। आपको मैंने लास्ट क्लास में याद होगा बताया था कि CSS के अंदर जो डिज़ाइन हम बनाते हैं उनके नाम हमने अपनी मर्जी से रखने होते हैं। सो वट एवर यू कॉल देम, इट्स नॉट अ बिग इशू। अगर आप उनको नैव बार की जगह स्कूल बस लिख देते तब भी उन्होंने चलना था। वो आपका इशू नहीं होता, यानी आप जो नाम उनको मर्जी दे दें। नैव बार मैंने इसलिए दिया है क्योंकि हम जो 2 बटन बनाने जा रहे हैं वो एक नेविगेशन बार के ऊपर है। नेविगेशन बार आमतौर पे जो वेबसाइट्स या वेब पेजेस होते हैं, इनके जो ऊपर वाली बार होती है जिसपे बटन्स होते हैं, उनको नेविगेशन बार कहते हैं। सो शॉर्टकट में नैव बार बोला जाता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा अपनी आसानी के लिए, समझने के लिए, इस div की जो क्लास है उसका डिजाइन का नाम भी नैव बार ही रखा है, ताकि मुझे पता चल जाए कि इसका डिजाइन कहाँ पे पड़ा हुआ है या कौन सा डिजाइन है इसका। तो हमने इसका डिजाइन रखा। फिर हमने इसके अंदर 2 एंकर टैग्स लगाए। एंकर टैग्स बता चुका हूँ जैसे पहले भी कि एक सफ़े से दूसरे सफ़े पे मूव होने के लिए होते हैं। अब जैसे पहला जो हमारा पेज है, ये यूज़र लिस्ट का है। यानी इस पेज पे, ये जो अभी पेज हमारा ओपन है, ये इंडेक्स वाला, इस पे हमें यूज़र्स की लिस्ट शो होती है। तो इसका टाइटल भी देखेंगे लिखा हुआ है। अच्छा, ये टाइटल कहाँ पे शो होता है? अगर आप इस पे हवर करें, माउस लेकर जाएं और क्लिक ना करें, थोड़ी देर रखें तो साइड पे एक बॉक्स बना हुआ आ जाएगा जिसमें देखें अभी लिखा हुआ आ रहा है लिस्ट ऑफ यूजर्स। लिस्ट ऑफ यूजर। तो ये चीज़ टाइटल में होती है। तो अगर ये चीज़ वो चेंज करने को बोले आपका सुपरवाइजर, तो यहाँ से आपने कुछ भी लिख देना है। मिसाल ये रैंडम कुछ भी हमने लिखा, दोबारा इस पे गया, रिफ्रेश किया, और ये अब मैंने इस पे हवर किया तो ये अब चीज़ लिखी हुई आ गई है। ये आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, नो इशू। और इस पेज का जो हाइपर रेफरेंस है वो index.php है। मींस इस बटन पे क्लिक करने से मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगा, बल्कि इसी पेज पे रहूंगा। अगला बटन जो है वो न्यू यूजर डॉट php वाली फाइल पे मुझे ले जाएगा। अगर मैंने ऐड यूजर वाले बटन पे क्लिक किया तो उसका कोड हम बाद में देखते हैं। दैट्स इट, हमारा नैव बार का कोड खत्म। उसके बाद हमारा अगला डिव स्टार्ट हो गया। इस डिव की जो मैंने CSS की क्लास है उसका नाम मैंने कंटेंट रखा है। उसके बाद नीचे वाली जो उसके अंदर एक और डिव बनाया है, उसकी जो क्लास का नाम है वो रो फ्लूइड रखा है। अच्छा, ये जो सारे नाम है ना, ये बाकायदा तौर पे मैंने एक क्या कहते हैं उसको, स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत इनके नाम रखे हैं। दीज आर ऑल द नेम्स विच आर कॉल्ड इन द बूटस्ट्रैप 4 and 5। तो जो हम वेबसाइट्स या वेब पेजेस की डिजाइन करते हैं या डिजाइनिंग करते हैं, उसके अंदर जो डिजाइन पर्पस के लिए हमने हेल्पिंग टूल्स इस्तेमाल किए हैं जिनको बूटस्ट्रैप कहा जाता है, उसके अंदर जो हमने क्या कहते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करनी होती है, ये वो वाले नाम है। तो रो फ्लूइड का नाम ये है कि हमारे पास ये जो डिव बनेगा, ये फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, ये पूरी स्क्रीन पे फैला हुआ होगा। और उसके अंदर जो डिव हम बना रहे हैं उसको हमने लिखा है स्पैन 12। अब स्पैन 12 का मतलब ये है कि हमारे पास जो इससे ऊपर वाला डिव था, यानी कि रो फ्लूइड वाला, वो स्क्रीन के लेफ्ट से राइट पूरी था और उसके 12 ऐसे डिवाइड हुए हुए थे। तो उसके अंदर जो हम डिव बना रहे हैं वो भी पूरी जगह ले, वो भी 12 की 12 कॉलम्स पूरे ले। अगर आपको मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ, इसको मैं 8 कर दूं, इसको मैंने सेव किया, यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये टेबल मेरा देखिए हाफ हो गया। इस तरह से मेरा ये डिजाइन इस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर मैं इसको 12 पूरा रखता हूँ तो ये डेफिनेटली पूरी स्पेस लेगा। उसके अंदर फिर मैंने एक और डिव बनाया जिसको मैंने हीरो यूनिट 3 का नाम दिया है। अब ये वाला जो यूनिट है ये हमारे पास उसके अंदर वाला है, यानी इस डिव के भी अंदर वाला डिव है। और उसके अंदर फिर मैंने ये हेडिंग लगाई है एम्प्लॉयज लिस्ट। इसकी जगह आप यूजर्स लिस्ट लिख दें या जो भी आप लिखना चाह रहे हो, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो ये मैंने यूजर लिस्ट की हेडिंग लगाई है। फिर मैंने एक और डिव लगाया जिस डिव के अंदर ये मैंने बटन लगाना है, मोर देन 10,000 सैलरी वाला डिव लगाया। उसको मैंने आईडी या CSS की जो डिजाइनिंग वाली क्लास असाइन की है वो है nav bar 2। उसके अंदर मैंने एक सिंपल एंकर टैग लगाया है और उसकी मैंने मतलब हेडिंग जो या उस बटन की जो लिखाई है वो है कि मोर देन 10,000 सैलरी वाले। और इन पर क्लिक करने से मैं किस पेज पे चला जाऊंगा, इंडेक्स 2 वाले पेज पे। और उसके बाद नीचे मैंने टेबल एक बनाया है।
और ये जो टेबल है इसकी स्टाइलिंग मैं बता रहा हूँ कि इसकी स्टाइलिंग में मैंने बोला है कि इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई, वो 1204 पिक्सल होगी और मार्जिन इसका ऑटो होगा। और जबकि जो इसकी क्लास है, इसकी मैंने मल्टीपल क्लासेस इसको असाइन किए हैं। पहली क्लास का नाम है टेबल, दूसरी क्लास का नाम है टेबल हवर, तीसरी क्लास का नाम है टेबल स्ट्राइप। तो तीन अलग किस्म के डिजाइन थे सीएसएस वाले के, सीएसएस के अंदर, जो मैंने इस पे इम्प्लीमेंट किए। और अगर इनमें से मैं कोई एक चीज भी हटा देता हूँ, लाइक मैं ये टेबल स्ट्राइप हटा देता हूँ, इसको मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, ये बाजुकात सीएसएस का जो डिज़ाइन है वो इम्प्लीमेंट होने में टाइम लेता है, क्योंकि इनकी जो ये जो डिज़ाइन हैं ये कैश हो जाते हैं, तो उसको फिर हमें रिमूव करना पड़ता है। हिस्ट्री में जाके क्लियर ब्राउजिंग डेटा करेंगे, हम क्लियर नाउ पे क्लिक करेंगे और अब हम जाके इसको रिफ्रेश करेंगे। अच्छा, ये टेबल स्ट्राइप से इसको फर्क नहीं पड़ा तो टेबल हवर हटा के चेक करते हैं। अभी देखें, ये इस पे हवर करने से ये कोई भी इफेक्ट नहीं दे रहा, यानी कि अगर मैं माउस पहली, दूसरी या तीसरी रो पे लेके जाता हूँ तो कलर चेंज नहीं होता। लेकिन अगर टेबल हवर वाला इस पे कोड लगा रहेगा तो इस पे मैं जब ये माउस लेके जाऊंगा तो उसका कलर चेंज होगा। इसी तरह से टेबल स्ट्राइप वाला अगर लगा रहेगा तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्राइप होने चाहिए थे लेकिन ये हो नहीं रहे समहाउ। लेकिन नो इशू, ये टेबल स्ट्राइप वाला कोड आप काट भी दें तो नो इशू। तो दैट्स इट, ये हमारे टेबल का कोड है। उसके अंदर हमने टेबल हेडिंग ये लगाई। टेबल स्ट्राइप होता क्या है? टेबल स्ट्राइप का मतलब ये है कि टेबल के अंदर जितनी भी रोज हैं उनमें से पहली रो का बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा तेज हो, दूसरी का ना हो, तीसरी का तेज हो, चौथी का ना हो। दिस इज जस्ट फॉर द मियर डिजाइन पर्पस। ये एक डिजाइन को अच्छा करने की छोटी सी कोशिश है जो कि बूटस्ट्रैप आपको प्रोवाइड करती है। लेकिन ना भी रखें तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा मेन जो पर्पज है वो मैं अभी ये जो हम करने जा रहे हैं आगे ये है। इसके बाद हमने टेबल की हेडिंग बनाई। टेबल हेडिंग के अंदर मैंने एक रो बनाई है और उस रो के अंदर मैंने 4 खाने बनाए हैं टेबल एच यानी टेबल हेडिंग के नाम से। पहले खाने का नाम है आईडी, यानी पहले कॉलम का नाम है आईडी, उसकी विड्थ 200 पिक्सल है। इसी तरह से नेम, एज और सैलरी, ये 4 कॉलम्स हैं, चारों की विड्थ 200 पिक्सल्स है। और ये मेरी रो एंड हो गई है। टेबल हेड भी खत्म हो गया, टेबल बॉडी स्टार्ट हो गई। उसके अंदर पीएचपी की कोडिंग है सबसे पहले टेबल बॉडी के अंदर। इस कोडिंग के अंदर मैंने क्या बताया है, मैंने ये क्यूरी जो लगाई है जी। ये जो थ्रेड का टैग है, ये किस लिए होता है? कौन सा टैग? टी हेड, ओके। टी हेड का मतलब ये है टी कि, हेड है। टी हेड का मतलब है ना, देखें जो हमारा टेबल बना हुआ है ना, इसमें ये आईडी, नेम, एज और सैलरी, ये अगर आप ध्यान दें तो थोड़े से बोल्ड है, बिकॉज जब हम टेबल बना रहे हैं तो जो उसमें पहली रो होती है वो टेबल हेड कहलाती है, और उसको बनाने के लिए जो टैग इस्तेमाल होता है वो टी हेड होता है। सही? ओके जी। अच्छा, उसके बाद हमने टेबल बॉडी स्टार्ट की। टेबल बॉडी के अंदर हमने पीएचपी का कोड लगाया, यानी कि लैंग्वेज हमने स्टार्ट की, पीएचपी की कोडिंग स्टार्ट की, क्योंकि अभी तक तो हम एचटीएमएल चला रहे थे। पीएचपी की कोडिंग हमने स्टार्ट की। उसके अंदर मैंने माई एसक्यूएल क्यूरी वाले कीवर्ड की मदद से क्यूरी लगाई। और क्यूरी मैंने क्या लगाई है, डबल कोटेशन के अंदर, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। ये यूजर्स वाले टेबल में से सारी चीजें सिलेक्ट करके ले आओ सैलरी के हिसाब से, डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे की तरफ। ये मैंने क्यूरी लगाई है। और इसके बाद मैं इसको बोल रहा हूँ और डाई, यानी अगर तो ये क्यूरी चल पड़ती है तो वेल एंड गुड, वरना डाई का मतलब होता है कि एक्सेप्शन को कैच करो, यानी कि एरर को पकड़ो। कौन से एरर को? माई एसक्यूएल एरर, यानी कि इसको चलाने के चक्कर में जो भी एरर आया है इन केस, उसको पकड़ो और हमें शो करवा दो। तो मेरी क्यूरी अगर ये चल पड़ी तो ठीक है, वरना मुझे एरर शो हो जाएगा। और अगर मेरी ये क्यूरी चल पड़ती है तो इसका जो भी जवाब आएगा वो डॉलर रिजल्ट वाले टेबल के, डॉलर रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब मसला ये है कि डॉलर रिजल्ट के अंदर जो मेरा जवाब आके स्टोर हुआ है वो एक खिचड़ी फॉर्म में है, यानी उसमें सारा डेटा इकट्ठा आया हुआ है। मैं चाहता हूं कि मैं उनको रो बाय रो अलग अलग करके प्रिंट करूं, मैं उसको इकट्ठा प्रिंट नहीं करना चाह रहा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, वाइल लूप लगाया। और वाइल लूप में मैंने बोला है कि माई एसक्यूएल को बोलो फेच करके लाए अरे। कौन सी अरे? जो अभी हमने डॉलर रिजल्ट में मंगवा के रखी है क्यूरी चलाने के नतीजे में। तो उस डॉलर रिजल्ट में मौजूद जो जवाब है उसकी अरे बनाओ। अरे बना के किस में रख दो? डॉलर रो में। अरे टेबल को कहते हैं। तो डॉलर रो में मैंने रख दिया। अब डॉलर रो में रखने के बाद मैंने क्या बोला कि डॉलर रे में मौजूद जो नाम वाला कॉलम है उसको उठा के डॉलर आईडी में सेव कर दो। अब ये मैंने क्यों किया, ये बाद में हम इसका जवाब लेंगे। एनीवेज, नेक्स्ट, टीआर, हमने एक और रो स्टार्ट किया है, उसके अंदर मैंने 4 डब्बे बनाए हैं या 4 खाने बनाए हैं। टीडी स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा, और एक टीडी जो होता है वो एक डब्बा होता है। पहले डब्बे में मैं क्या प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ,
PHP का कोड मैंने लगाया, यानी ये सारा HTML का कोड है। अब इसके अंदर मैं PHP का कोड इस्तेमाल करके कुछ प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। तो HTML का कोड जैसे मेरा यहाँ तक एंड हुआ, मैंने PHP का कोड स्टार्ट किया, एको कीवर्ड की मदद से मैंने प्रिंट करवाया। क्या प्रिंट करवाया? डॉलर रो में जो सारा डेटा मौजूद है उसमें से जो आईडी वाला कॉलम है उसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है उसको एको कर दो, यानी प्रिंट करवा दो। तो नतीजे में क्या मिलेगा मुझे? ये 1। नेक्स्ट, फिर उस मैंने क्या प्रिंट करवाया? नेम। तो मुझे क्या मिलेगा? नेम। फिर एज, तो ये मुझे एज मिल गई। नेक्स्ट में सैलरी, मुझे सैलरी मिल गई। अगर इसको मैं ऊपर नीचे करता हूँ, मिसाल एज की जगह मैं नेम कर देता हूँ और नेम की जगह मैं एज कर देता हूँ। अब इसको मैंने सेव किया, यहाँ पे पेज पे जाके रिफ्रेश किया, अब ये देखें नेम की जगह एज प्रिंट हो रही है और एज की जगह नेम प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, कॉलम्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो ये मैंने सैलरी को प्रिंट करवाया और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये टेबल रो को क्लोज किया। और अगर अब आपने ध्यान दिया हो तो वाइल लूप जो है इसकी ये एक ब्रैकेट स्टार्ट हुई थी लेकिन ये कहीं क्लोज नहीं हुई थी, तो क्लोजिंग ब्रैकेट हमने ये लगाई है, यानी कि वाइल लूप जो है उसके अंदर ये सारा काम हो रहा है। अब चूंकि पहली रो मेरी प्रिंट हो गई है लेकिन बकाया रोज मेरी प्रिंट होना रहती हैं, तो वाइल लूप क्या करेगा? फिर से चलेगा। अब जब ये चलेगा तो अब मेरी अगली रो प्रिंट होगी। अगली रो में फिर आईडी नंबर 3, नेम 25, नहीं सॉरी नेम ये वाला, एज 25 और ये सैलरी। तो इसी तरह से बारी बारी जितनी भी रोज मेरी डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं वो इस कमांड की मदद से मैं प्रिंट करता जाऊंगा एंड दैट्स इट, ये मेरा पेज खत्म हो गया। ये क्लियर है आपको? जी। ओके, तो अब हमारा जो मेन कोड है वो है ये बटन वाला। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? इस पे हम क्लिक करते हैं तो हम इस पेज पे आते हैं जिस पे सिर्फ वो डेटा शो होता है जिनकी सैलरी 10,000 से ऊपर है। अब इस पेज का URL देख लें कि इस पेज का नाम क्या है। इस पेज का नाम है index2.php। तो हमने ये कोड ओपन करना है अपने उस फोल्डर के अंदर से जहाँ पे सारी कोडिंग की फाइल्स मैंने रखी हुई है। तो index2 वाली जो फाइल है उसको राइट क्लिक करके ओपन विद कोड मैं करूंगा। बाकी सारा इसका बिल्कुल 100% सेम कोड है, सिर्फ क्यूरी में चेंजेस हैं। जहां पे दूसरे पेज पे क्यूरी में क्या था, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, यहाँ पे सिर्फ क्यूरी में क्या होगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर सैलरी ग्रेटर देन 10,000। दैट्स इट, ये एक लाइन सिर्फ चेंज है, बाकी पूरे का पूरा कोड 100% सेम है। कोई चीज भी इसमें ऊपर से नीचे नहीं हुई थी। तो अगर आपको ये वाला पेज समझ आ गया है तो डेफिनेटली आपको ये वाली चीज आराम से समझ आ जाएगी। सिर्फ यहाँ पे हमने क्यूरी के अंदर ये छोटा सा एक लफ्ज लिख दिया है, सैलरी बड़ी हो 10,000 से। अगर हम इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं कि सैलरी बड़ी हो 12,000 से, सॉरी 12,000 से। अब जाके हम इसको पेज को रिफ्रेश करें तो हमें देखें अभी भी, बल्कि ये चूंकि दोनों की 12,000 से ऊपर है तो ये शो हो रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ सैलरी ज्यादा हो 13,000 से, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सिर्फ मुझे एक डेटा शो होगा, क्योंकि जो दूसरा बंदा था उसकी 12,000 सैलरी थी, 13,000 से कम थी, तो वो मुझे नहीं शो होगा। तो इस तरह से हम जो है वो अपनी मर्जी का डेटा यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो दैट्स इट, दूसरा पेज ये हो गया। लास्ट पेज है ऐड यूजर वाला। अब ऐड यूजर वाला पेज है, ये वाला पेज पूरा आपको मैंने बनाने का तरीका सारा लास्ट वाली क्लास जो जिसकी रिकॉर्डिंग आपको मैंने सेंड की थी 2 पार्ट्स में, उसके अंदर मैंने ये पूरा फॉर्म बनाने का मेथड सारा सिखाया था बड़ी डिटेल से। लेकिन एक दफा मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। इस पेज का यूजर जो URL है वो देख लें, newuser.php। तो इस पेज की जो कोडिंग है वो भी हमने अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में जाके राइट क्लिक करना है, ओपन विद कोड करेंगे। ये हमारे पास बाकी सारा ऊपर से चूंकि सेम है तो ये मैं नहीं दोबारा बता रहा। उसमें अलबत्ता ये है कि यहाँ पे हमने एक फॉर्म बनाया है, फॉर्म का मेथड हमने रखा है पोस्ट। अब ये वो सारी चीजें जो कल मैं आपको सॉरी कल से मुराद है पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। फॉर्म का मेथड हमने बताया, एक्शन हमने बताया, और इंक्रिप्शन टाइप ये आप फिलहाल छोड़ दें, इट्स नथिंग इम्पोर्टेंट, अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। और फॉर्म के अंदर फिर मैंने क्या किया, टेबल बनाया है। अब टेबल के अंदर वही एज इट इज, जैसे हमने पहले ये वाले टेबल्स बनाए हैं तो यहाँ पे भी हमने वही टेबल बनाया। टेबल के अंदर हमने रोज बनाई है, रोज के अंदर हमने खाने बनाए हैं, और खानों के अंदर फिर हमने इनपुट टैग की मदद से डब्बे बनाए हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास डब्बा बना हुआ है, ये डब्बा पहला नेम वाला है, तो ये देखिए नेम वाला डब्बा हमारे पास ये है। उसके बाद हमने ये एज वाला डब्बा बनाया, उसके बाद हमने ये सैलरी वाला डब्बा बनाया, और आखिर में ये हमने बटन बनाया। अब जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, सबमिट वाले बटन पे, तो हमारे पास ये जो फॉर्म है ये पोस्ट कर देगा इस सारे डेटा को, ये जितना डेटा है इसको पोस्ट कर देगा किस जगह पे, add_user.php पे। अब हम वो कोड ओपन कर लेते हैं, तो ये है add_user.php।
इसको हमने ओपन किया। इसमें हमारे पास सिंपल सा एक PHP का कोड है। पहले तो हम ये कर रहे हैं कि db.php वाली फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं अपने इस सफ़े पे, क्योंकि वो ज़रूरी है हर पेज पे इंक्लूड करना उसको। उसके बाद हमने बाय पोस्ट आने वाली तीनों चीज़ों को अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर किया है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से बड़ी डिटेल से लास्ट क्लास में इसका जिक्र हुआ है। उसके बाद हमने ये क्यूरी लगाई है, और क्यूरी में मैंने क्या बोला है, इंसर्ट इनटू यूजर्स, यानी यूजर्स वाले टेबल में डेटा इंसर्ट कर दो, यानी डेटा को सेव कर दो। कौन कौन से कॉलम्स में? नेम, एज, सैलरी, इन 3 कॉलम्स में इस तरतीब से डेटा सेव करो। अब नेम में क्या सेव करना है? डॉलर नेम की वैल्यू, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी। एज में क्या स्टोर करना है? डॉलर एज की, जो कि मैंने बाय पोस्ट जो एज आई थी उसको स्टोर करके रखा हुआ था। इसी तरह डॉलर सैलरी में क्या लिखा हुआ होगा? जो बाय पोस्ट मुझे फॉर्म के जरिए से सैलरी भेजी गई थी, वो वैल्यू हमने यहाँ पे रखी हुई है। तो ये मैंने क्यूरी लगाई है, और अगर ये ना चली तो वही बात है, मुझे एरर शो हो जाएगा। और अगर ये चल पड़ी, क्यूरी मेरी सही चल पड़ी, तो एको यानी प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करो? स्क्रिप्ट के जरिए से हम ये शो करवा रहे हैं अलर्ट, एक मैसेज बॉक्स हमने शो करवाना है, जिसके अंदर लिखा हुआ आएगा कि अ न्यू एम्प्लॉय हैज बीन एडेड, अ न्यू एम्प्लॉय रिकॉर्ड जो है वो ऐड हो चुका है। और उसके बाद हम क्या करेंगे? विंडो डॉट लोकेशन, हम इंडेक्स डॉट PHP पे वापस चले जाएंगे। विंडो डॉट लोकेशन कमांड होती है जो कि आप किसी और पेज पे जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑटोमेटिकली। अगर आपने मैनुअली जाना है तो एंकर टैग लगता है, अगर आपने ऑटोमेटिकली जाना है तो फिर विंडो डॉट लोकेशन का टैग लगता है। तो ये स्क्रिप्ट हमारा चल पड़ेगा, और ये हम यूजर नया ऐड करके भी चेक कर लेते हैं। अगर हम इसमें लिखें मिसाल के तौर पे मोहम्मद अली, एज लेट्स से 26, सैलरी लेट्स से इसकी कम लिखते हैं, इसकी सैलरी 6700। इसको हम सबमिट करते हैं तो ये मुझे देखिए मैसेज बॉक्स शो हो गया, अ न्यू एम्प्लॉय रिकॉर्ड हैज बीन एडेड। ओके पे क्लिक करूंगा, मैं वापस अपने मेन पेज पे आ गया हूँ, और यहाँ पे मुझे सारे जितना भी रिकॉर्ड मेरा है वो यहाँ पे शो होने लग गया। सो दैट्स इट, ये सर हमारा। जी, सर हमने इसका कनेक्शन तो नहीं करवाया डेटाबेस के साथ। डेटाबेस का जो कनेक्शन हमने बनाया ना, वो हमारे पास ये इंक्लूड्स वाले फोल्डर के अंदर db.php वाली फाइल है, जिसके अंदर ये एक लाइन है जिसमें हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया है। यहाँ पे ये MySQL select db, और आगे हमने इसको 4 चीजें देनी होती हैं। पहली चीज होती है कि डेटाबेस का नाम क्या है, फिर दूसरी चीज होती है कि सर्वर का नाम क्या है, तीसरी चीज होती है यूजर नेम क्या है, और चौथी चीज होती है कि पासवर्ड क्या है। अब पासवर्ड यूज नहीं होता तो इसलिए वो खाली छोड़ा हुआ है। तो ये 4 चीजें हमने उसे दी हैं, और उस नतीजे में हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन ये बना देगा। और चूंकि ये वाला डेटाबेस के साथ कनेक्शन वाला काम हर फाइल में करना होता है, तो इसीलिए डेटाबेस में जो कनेक्शन हमने बनाया है, इसको हमने db.php वाली फाइल के नाम से सेव कर दिया है। और नेक्स्ट जब हमने किसी भी जगह पे कनेक्शन बनाना होता है, तो बजाय दोबारा ये पूरी लाइन लिखने के, हम वो db.php वाली जो फाइल है उसको हर सफ़े पे इंक्लूड कर लेते हैं। और आपका कोई क्वेश्चन हो? सर ये जो CSS और ये जो HTML लैंग्वेज है, जी इसका जी। कैसे पता चलता है कि ये HTML लैंग्वेज है और CSS है ये? ये जो जितनी भी कोडिंग आपके सामने इन सारे सफ़ों में मैंने आपको दिखाई है, ये सारी HTML है या फिर PHP है। जो PHP की लैंग्वेज होगी, उससे पहले ये लेस देन का साइन, क्वेश्चन मार्क और PHP लिखा हुआ होगा। अदर देन दैट, जो भी आपके पास ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइंस के साथ डबल डबल टैग्स हों, जैसे ये TH और /TH, ये HTML होगी। जो CSS है वो अलग से है। CSS की मैं आपको कोडिंग भी इसकी दिखा देता हूँ। ये हम CSS वाले फोल्डर में गए, यहाँ पे ये index.css वाली फाइल पड़ी है, राइट क्लिक करके इसको हमने ओपन विद कोड किया। ये CSS की कोडिंग इस तरह से कुछ होती है, यानी उसमें लंबी चौड़ी कोडिंग नहीं होती, सिर्फ सिंपल डिजाइन लिखा हुआ होता है कि फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी है, मार्जिन कितना है, कलर कौन सा है, विड्थ कितनी है, बैकग्राउंड क्या है। CSS में सिर्फ स्टाइलिंग होती है? CSS के अंदर सिर्फ स्टाइलिंग होती है, इसके अंदर आप और कुछ भी नहीं करते। इसका डिज़ाइन बना के हम एक अलग फाइल के अंदर सेव कर देते हैं, और फिर जब उस फाइल को हम अपने मेन पेज पे इंक्लूड करते हैं, 1 सेकंड, उस फाइल को जब हम अपने मेन पेज पे इंक्लूड करते हैं, तो हमारी वो जो पूरी फाइल है, ये सारा डिज़ाइन है, ये एक्सेसिबल होता है। फिर हम इसमें से किसी एक डिज़ाइन को उठा सकते हैं। जैसे ये देखें रैपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने ये देखें मेन इंडेक्स पेज पे ये रैपर का इस्तेमाल किया है, ID = रैपर। तो अब वो डिज़ाइन ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ये हम डिज़ाइन बना के और इसको फिर शामिल करते हैं। अगर आपने देखना हो कि जिस पेज पे आप इस वक्त मौजूद हैं,
उस पेज के लिए कौन सी CSS की फाइल यूज हुई है, तो ये हेडर के अंदर हमें लिंक दिया हुआ होगा। अब जैसे index.php वाला जो हमारा पेज है ना, इसमें जो CSS की फाइल यूज हुई है उसका नाम है home.css। तो वो हम ओपन करके देख लेते हैं। ये home.css की फाइल आपके पास पड़ी हुई है। ये किधर पड़ी हुई है? जो मेन प्रोजेक्ट वाली फाइल्स हैं उसमें CSS वाला फोल्डर है, उसके अंदर पड़ी है home.css। इसको आप ओपन करें, ये देखें इसमें ये सारी कोडिंग वन बाय वन दी हुई है। बॉडी की अलग है, हेडर की अलग है, रैपर की अलग है, हेडर लिंक की अलग है, हेडर एक्टिव की अलग है, हेडर लिंक हवर की अलग है, नैव बार जो आप पूछ रही थी उसकी कोडिंग अलग है, नैव बार 2 की अलग है, नैव बार 2 एक्टिव। सारी डिजाइन इसके अंदर दिए हुए हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी चेंज करना है, आप इनको चेंज करके सेव कर लें। मिसाल आपको मैं दे देता हूँ, जैसे कि ये हमारे पास मेन पेज है। अब आप ये चाहती हैं कि ये जो नैव बार आपके पास ग्रीन कलर की आ रही है, इसको कलर को छोड़ दिया जाए, इसको गोल्डन कलर दे दिया जाए। तो हम इसको नैव बार का कोड पहले तो ढूंढेंगे। हमें कैसे पता चला कि नैव बार को चेंज करना है? क्योंकि ये देखें div id div id इज इक्वल टू नैव बार, यानी इस नैव बार का डिजाइन इस पे अप्लाई है। तो अगर हमने इसका डिजाइन चेंज करना है तो नैव बार का डिजाइन चेंज होगा। तो home.css वाली फाइल में हम गए, क्यों? क्योंकि हमें पता था लिंक के जरिए से कि CSS वाले फोल्डर के अंदर home.css वाली जो फाइल है वो इस पेज के साथ लिंक्ड है डिजाइन के लिए। तो हम उसमें नैव बार वाले कोड पे पहुंचेंगे जो कि ये पड़ा हुआ है, और उसमें देखेंगे कि बैकग्राउंड कलर किधर लिखा हुआ है। ये हमारा बैकग्राउंड कलर है। अब इसको अगर मैं चेंज करके गोल्डन करता हूँ, B89564, ये गोल्डन कलर का कोड है। कोड आपको याद नहीं रखने, वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, आपको मैं समझा देता हूँ। और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, बल्कि इसको पहले मुझे कैश क्लियर करनी पड़ेगी। वन सेकेंड, हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री, क्लियर ब्राउजिंग डेटा, क्लियर नाउ, रिफ्रेश। ये इसका बैकग्राउंड कलर गोल्डन हो गया। सो इस तरह से इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। कलर के कोड आपने याद नहीं रखने। जैसे ही अगर आपने VS कोड, ये वाला जो मैं यूज कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर, ये जिसमें कोड ओपन है, अगर आपने ये इंस्टॉल किया हुआ है तो जैसे ही आप कलर पे एरो लेके जाएंगे तो ये सारी आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें से आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। लाइक ये आसमानी कलर चूज करना है, कंट्रोल S करके रिफ्रेश करें, ये इसका कलर चेंज हो गया। क्लियर? यस। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं बस। चले, मैं आपको ये रिकॉर्डिंग सेंड कर देता हूँ। इन केस अगर आपको कोई और क्वेश्चन हुआ तो थॉरली काइंडली इसको फॉलो कर लीजिएगा। और आपका जो मसला है जैम्प का, वो ये है कि आप अपनी स्क्रीन मुझे शेयर करें और कंट्रोल मेरे मेरे हवाले करें, तो मैं चेक करके आपको बता देता हूँ कि आपका क्या इशू आ रहा है। सर मैं मैं स्क्रीन शेयरिंग मोबाइल पे जूम किया हुआ। अच्छा, आप मोबाइल पे देख रही हैं। चलें फिर, ये है कि मैं आपको जैम्प डाउनलोड का लिंक जो है वो व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ, और उसमें फिर आप उस लिंक के जरिए से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वो मैं आपको भी शेयर कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग भी शेयर ठीक है। करता हूँ और वो भी आपको शेयर करता हूँ। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है। अल्लाह हाफिज़ सर।